नमस्कार। YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी वीडियो सीरीज के क्रम में अभी तक हमने NMR स्पेक्ट्रोमेट्री के सामान्य परिचय के बारे में जाना। आज हम इस वीडियो के माध्यम से NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ थियोरेटिकल एस्पेक्ट तथा टेक्निकल टर्म के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम जानते हैं धनावेशित नाभिक है वो अपनी एक्सिस पर स्पिन करता है तो मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न होता है और वह जो न्यूक्लियाई है या न्यूक्लियस है वो लघु स्मॉल मैग्नेट की भांति कार्य करने लगता है। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाते हैं, तो वह अनियमित रूप से विभिन्न अवस्थाओं में व्यवस्थित रहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के अभाव में वो हर संभव दिशा में वो उसका स्पिन की डायरेक्शन होती है और जैसे ही हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो उत्पन्न मैग्नेटिक मोमेंट है वो संभावित अभिविन्यास में व्यवस्थित हो जाता है। प्रोटॉन के केस में वो संभावित विन्यास दो हैं जिनका नाम है निम्न ऊर्जा स्तर पर अल्फा स्पिन स्टेट व उच्च ऊर्जा स्तर पर बीटा स्पिन स्टेट। हीलियम के लिए और N14 के लिए, इनके लिए I का मान न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर I का मान 1 होता है। तो इसके लिए संभावित अभिविन्यासों की संख्या 3 होगी। हम अलग अलग नाभिक के लिए संभावित अभिविन्यास की संख्या को हम निर्धारित कर सकते हैं जिसका सूत्र है 2I + 1। हेयर आप देखिए I यहाँ प्रोटॉन के केस में हाफ है तो 2 × 1/2 + 1 इसका मान होता है 2 × 1/2 + 1 बराबर कितने होते हैं 2। तो संभावित विन्यास प्रोटॉन नाभिक के लिए क्या है, प्रोटॉन्स के लिए क्या है 2 है, अल्फा स्टेट एंड बीटा स्टेट। यदि यहाँ I का मान 1 है तो संभावित विन्यास की संख्या 3 हो जाती है। तो अलग अलग नाभिक के लिए हम स्पिन स्टेट्स को निकाल सकते हैं। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में नाभिक को रखने पर हमें मोर स्टेबल एंड लेस स्टेबल विन्यास या स्पिन स्टेट प्राप्त होते हैं। तो जैसे ही हम रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन का रेडिएशंस हम इम्पोज करते हैं इस नाभिक पे, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन का जो रेडिएशंस हैं, तब क्या होता है हम पाते हैं कि अल्फा स्टेट्स में जो न्यूक्लियस हैं वो कहाँ संक्रमित हो रहे हैं, कहाँ ट्रांजिशंस हो रहा है उनका बीटा स्टेट में। बीटा स्टेट्स अल्फा स्टेट से बीटा स्टेट में ट्रांजिशंस करने के लिए एनर्जी का अवशोषण करते हैं जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन की जो एनर्जी होगी वो है। तथा यदि बीटा स्टेट्स हैं जो कि उच्च ऊर्जा क्षेत्र है, लेस स्टेबल है, पुनः अल्फा स्टेट में नाभिक का ट्रांजिशंस होता है, तब डेल्टा E जितनी एनर्जी को निष्कासित करके वो स्थायी अल्फा अवस्था में अल्फा स्पिन स्टेट का विन्यास प्राप्त करता है। तो इस प्रकार ये ट्रांजिशंस न्यूक्लियस नाभिक के स्पिन का एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जो ट्रांजिशन होता है उस ट्रांजिशंस का जो रिक्वायर्ड एनर्जी है डेल्टा E, ये रिक्वायर्ड एनर्जी आप देख सकते हैं डेल्टा E, इसका मान इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी तथा वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उससे कम होती है। पहले ही हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। और ये जो एनर्जी है इस एनर्जी का मान इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। यदि हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो डेल्टा E का मान भी ज़्यादा होगा तथा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यदि कम है इसका मान तो डेल्टा E का मान भी कम होगा। और ये जो डेल्टा E है एनर्जी है वो किसके समानुपाती होती है, फ्रिक्शनल फ्रीक्वेंसी के। फ्रिक्शनल फ्रीक्वेंसी म्यू के बराबर होती है, म्यू के समानुपाती होती है। तो इस प्रकार हम इस अवशोषित या इस रिक्वायर्ड एनर्जी को हम ज्ञात कर सकते हैं निम्न सूत्र के आधार पर। तो आइए देखते हैं।
यहाँ एक और बात पहले भी बता चुके हैं हम कि जो amount of energy required for flipping depend on strength of applied magnetic field. Stronger the magnetic field, higher will be delta E and higher will be frequency. The frequency of the radiations to flip the spin state of proton can be determined as. ये फ्रीक्वेंसी के निर्धारण करने के लिए ये एक सामान्य सूत्र है, म्यू इज इक्वल टू गामा H0/2π। या म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज है तथा H0 यहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ है या स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इन गॉस इसकी यूनिट है। गामा यहाँ एक न्यूक्लियर कांस्टेंट है जिसको कहते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो और इसका मान होता है 26,750। ये प्रोटॉन्स के लिए है, अलग अलग न्यूक्लियस के लिए इस गामा का मान गायरो मैग्नेटिक रेशियो का मान चेंज होता है। और नेक्स्ट यदि हम इन प्रैक्टिस given substance is placed in constant radio frequencies radiations and strength of applied magnetic field is steadily increases at a particular value of field strength, delta E matches with the energy of the radiations. In these conditions, energy of radiations absorbed and signal is observed. Such a spectrum is called NMR spectrums. हम प्रैक्टिस में देख सकते हैं कि यदि सब्सटेंस को एक नियत रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में रखा जाता है, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी को हमें कांस्टेंट रखना है तथा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को कॉन्स्टेंटली बढ़ाना है, कॉन्स्टेंटली स्टेडली या नियत रूप से इंक्रीज करना है, और तब हम एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का एक पर्टिकुलर वैल्यू और जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन्स की जो डेल्टा ई का मान है और अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ की जो डेल्टा ई से मैच करता है, उस एनर्जी पर उस कंडीशन में हमें उस रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शंस होता है और हमें एक सिग्नल प्राप्त होता है, और इस प्रकार हम NMR स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। एक बार पुनः समझने का प्रयास कीजिए इस डायग्राम के माध्यम से। हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को लगातार एक नियत मान के साथ बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, और हम यहाँ पर जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज है, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस है, उसकी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को हम सैंपल पे एक्सपोज कर रहे हैं, जिसका हमें NMR स्पेक्ट्रा लेना है। यहाँ इस रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन्स की फ्रीक्वेंसी या डेल्टा ई का मान फिक्स है और हम यहाँ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को एक नियत रूप से लगातार बढ़ा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं अल्फा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को। तो एक स्थिति यह आएगी जब इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी और इस रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी, उस स्थिति में जो प्रोटॉन का जो अल्फा स्पिन स्टेट है वो बीटा स्पिन स्टेट में और बीटा स्पिन वापस किस में, अल्फा स्टेट में, एक प्रकार का फ्लिपिंग हो जाएगी, प्रोटॉन्स में फ्लिपिंग हो जाएगी, और वहाँ रेडियो फ्रीक्वेंसी की जो एब्जॉर्ब्ड डेल्टा ई का मान है, एब्जॉर्ब्ड फ्रीक्वेंसी है, उससे हमें एक सिग्नल प्राप्त होगा, और उस सिग्नल को हम इस प्रकार हम किसी पर्टिकुलर नाभिक के लिए NMR स्पेक्ट्रा प्राप्त करते हैं। तो लेकिन ये स्थिति इतनी आसान नहीं है जैसा हम सोचते हैं। रियलिटी में होता क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी एट विच ए प्रोटॉन एब्जॉर्ब radiations depend on that magnetic field which is actually experienced। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रोटॉन्स वास्तव में कितनी अनुभव करता है उस पर निर्भर करता है। The experienced magnetic field strength is not exactly the same as the applied magnetic field।
कहने का मतलब है कि जितनी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं वो सारे की सारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रोटॉन अनुभव करे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जो अप्लाइड मैग्नेटिक जो उत्पन्न मैग्नेटिक मोमेंट है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की अलाइन भी हो सकता है और अपोज डायरेक्शंस में भी हो सकता है। जब अलाइंड होता है तो हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन प्रोटॉन अधिक फ्रीक्वेंसी को महसूस करता है। यदि जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शंस या बीटा स्टेट के केस में कह सकते हैं कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोज डायरेक्शन में उसकी मैग्नेटिक फील्ड होता है, उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अप्लाइड कर रहे हैं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा लगा रहे हैं, फिर भी प्रोटॉन है वो कम फ्रीक्वेंसी को अनुभव कर रहा है। तो ये डायरेक्ट हम इतना आसान नहीं है कि प्रत्येक प्रोटॉन्स है वो जितनी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उतनी ही फ्रीक्वेंसी को अनुभव करें। इसके लिए ये प्रोटॉन्स के इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट निर्भर है। जैसे प्रोटॉन का किस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है, इस बात पर यह निर्भर करता है कि प्रोटॉन कितनी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की फ्रीक्वेंसी को अनुभव करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं the experienced magnetic field strength is not exactly the same as the applied field strength and it depends on the electronic environment of that protons, यानी उस प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट पर निर्भर करेगा। हम एक सिंपल सकते हैं, एक एनएमआर स्पेक्ट्रा में जो सिग्नल है उसके लिए दो प्रकार की स्केल काम में लेते हैं। एक स्केल है डेल्टा वैल्यू और डेल्टा स्केल्स और दूसरी है टो वैल्यू स्केल्स। एनएमआर स्पेक्ट्रा को मेजर करने के लिए दो स्केल्स प्रयुक्त करते हैं, डेल्टा वैल्यू एंड टो वैल्यू। डेल्टा एंड टो वैल्यू, यहाँ टो प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 10 होता है। टो प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 10 होता है और डेल्टा वैल्यू, यहाँ डेल्टा का मान 0 है, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 10 स्केल तक डेल्टा वैल्यू को हम यहाँ दर्शा सकते हैं इस एनएमआर स्पेक्ट्रा में। 10 से ज़्यादा भी है लेकिन वो आउट ऑफ फील्ड, आउट ऑफ लेन की बात है। अब आप देखिए डेल्टा वैल्यू 0 से 10 की स्केल में इस प्रकार आप देख सकते हैं डेल्टा वैल्यू को, और ये एक पीक प्राप्त है जो जिसको हम एनएमआर सिग्नल कहते हैं। और इस एनएमआर सिग्नल्स को हम इस एक रेफरेंस कंपाउंड के सापेक्ष हम मेज़र कर रहे हैं डेल्टा वैल्यू या टो वैल्यू पे। तो इस रेफरेंस कंपाउंड्स को हम कौन सा रेफरेंस कंपाउंड लिया है, हमने यहाँ पर टीएमएस लिया है, टेट्रामेथिल सिलेन। टेट्रामेथिल सिलेन को ही संदर्भ कंपाउंड्स के रूप में लेना बहुत बड़ा कारण है। इस टेट्रामेथिल सिलेन में 12 केमिकली इक्विवेलेंट या 12 तुल्य प्रोटॉन्स हैं। जो 12 प्रोटॉन्स हैं वो एक ही सिग्नल देते हैं, और ये जो टीएमएस है वो हाईली वोलेटाइल है। वोलेटाइल मीन्स इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो ये वाष्पीकृत होकर के किसी भी यौगिक से हम आसानी से इसको रिमूव कर सकते हैं। और ये लगभग सभी ड्यूटेरिएट सॉल्वेंट में मिसिबल है, तथा यहाँ इसके टीएमएस के जो सभी H12 हैं प्रोटॉन हैं वो हाईली सील्डेड है। 12 प्रोटॉन्स जो हैं वो हाईली सील्डेड होने का कारण यह है कि जो सिलिकॉन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसीलिए। आप यहाँ देख सकते हैं टीएमएस को हमने 0 पे फिक्स किया है इस डेल्टा वैल्यू स्केल पे, और हमें एक ये एनएमआर सिग्नल प्राप्त हुआ है। इस एनएमआर सिग्नल्स में यहाँ इस ओर को हम अप फील्ड कहते हैं, और यहाँ
लेफ़्ट साइड की ओर डाउन फील्ड है। डाउन फील्ड में डेल्टा वैल्यू का मान ज़्यादा होता है, अप फील्ड में डेल्टा वैल्यू का मान कम होता है। और अप फील्ड की ओर यदि कोई प्रोटॉन ज़्यादा सील्डेड है तो वह अप फील्ड की ओर उसका सिग्नल शिफ्ट होगा। यदि कोई प्रोटॉन का परिरक्षण कम हुआ है तो वो उच्च डेल्टा वैल्यू को प्राप्त होता है तथा डाउन फील्ड में हमें डेल्टा वैल्यू प्राप्त होगी, यानी डेल्टा वैल्यू का मान अधिक प्राप्त होगा। और इस प्रकार हम ये सिग्नल्स में हम देख सकते हैं। एक एनएमआर स्पेक्ट्रा आपके सामने एक टिपिकली रूप से प्रस्तुत किया गया है और आप यहाँ सकते हैं अप फील्ड क्या है जहाँ डेल्टा वैल्यू का मान कम हो और डाउन फील्ड क्या है जहाँ डेल्टा वैल्यू का मान ज़्यादा हो। ये डीसील्डिंग, सील्डिंग, ये जो टर्म्स हैं हम नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा, आगामी वीडियो, उसमें हम अच्छी तरह से इसका डिस्कशंस करेंगे, चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं एक जो प्रारूपिक एनएमआर स्पेक्ट्रा आपको दर्शाया गया है डायग्राम के अंदर, और इसमें ये अप्लाइड स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड एब्जॉर्प्शंस ऑफ रेडिएशंस के मध्य ये जो एनएमआर स्पेक्ट्रा प्लॉट किया गया है, इसमें हमें जो पीक मिली है, जो एनएमआर सिग्नल मिला है, वो अलग अलग डेल्टा वैल्यू पर हमें अलग अलग प्रकार की पीक होती है जो कि पर्टिकुलर नाभिक के लिए, पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स के लिए स्पेसिफिक होती है। इस प्रकार हम केमिकल कंपाउंड्स का, उसकी स्ट्रक्चर्स का पता लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट हम कुछ टेक्निकल टर्म के बारे में और एनएमआर स्पेक्ट्रो के बारे में अधिक अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।